Topic for today is compensation system design using root locus. उससे पहले what is a compensator? Compensator basically means if I have a particular system, it is a stable system. I have particular desired requirements. Just for example, एक short way में आपको बताता हूँ कि हमारा fan है. A fan is a particular system and the particular speed now is 5 पे है मेरा स्पीड. मतलब अगर मेरा फैन का टोटल आउटपुट 500 है आरपीएम है तो अभी पूरा फुल स्पीड में घूम रहा है, लेकिन मुझे अभी ठंडी का मौसम है तो मेरे को उसको हाफ स्पीड में घुमाना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेरा कंपनसेटर मेरा डिजायर रिक्वायरमेंट क्या है. मेरा डिजायर रिक्वायरमेंट है कि मेरा फैन हाफ स्पीड में घूमना चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ द रेगुलेटर आई विल लोअर द स्पीड. सिंपल. तो यहाँ पे मेरा कंपनसेटर का काम कौन कर रहा है, रेगुलेटर कर रहा है. तो सिंपली ऐसा एक सिस्टम में हम एडिशन ऐड करते हैं जो कि हमें हमारा डिजायर रिक्वायरमेंट दे, उसको हम कंपनसेटर कहते हैं. उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ कंपनसेटर्स आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ कंपनसेटर्स में कंफ्यूजन बहुत है, लेकिन सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि आइडियल कंपनसेटर्स होते हैं और प्रैक्टिकल कंपनसेटर्स होते हैं. अब आइडियल कंपनसेटर्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकल कंपनसेटर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको. पीआई जो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंपनसेटर है, दैट इज एन आइडियल कंपनसेटर, या फिर उसको पीआई कंट्रोलर भी बोलते हैं. सेम उसी का ही प्रैक्टिकल वर्जन है हमारा लैग कंपनसेटर. प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव जो कंट्रोलर है हमारा, दैट इज एन आइडियल कंपनसेटर. उसी का प्रैक्टिकल वर्जन है हमारा लीड कंपनसेटर. एंड सेम गोज फॉर पीआईडी, और उसी का प्रैक्टिकल है लैग लीड. अभी हम लोग जो सम देखने वाले हैं, पहले मेन चीज आप लोगों को फर्स्ट स्टेप हमेशा कंपनसेशन में ये है कि आपको रूट लोकस अनकंपनसेटेड सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, उसको पहले रूट लोकस बनाना है. उसके बाद ही आगे हम कंपनसेशन का सम सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए एक शॉर्ट मैंने प्रीवियस ईयर का जो हमारा कंट्रोल सिस्टम 1 है उसका एक सम लिया हो कि रूट लोकस कैसे निकालते, रूट लोकस कैसे बनाते. तो एक फटफट हम उससे गो थ्रू करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप लोग को दिखने मिलेगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन है के अपॉन एस प्लस 2 एस प्लस 4. सबसे फर्स्ट मेथड है मेरा कितना पोल्स एंड कितना जीरोस है मैं कैलकुलेट करूंगा. यहाँ पे मुझे पोल्स का कैसे मालूम पड़ता है कि जो भी मेरे डिनोमिनेटर में रूट्स है दैट विल बी माई पोल्स, और जो मेरे न्यूमिनेटर में रूट्स है दैट विल बी माई जीरोस. ओके. यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि मुझे मेरे 3 पोल्स मिले हैं, 0 -2 -4. अभी जीरोस में आप देखोगे कि आपको जीरोस में एक भी जीरोस नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे कि अगर इफ हमें जीरोस नहीं दिया है तो हमको उसको अज्यूम करना होता है. अज्यूम क्या करना है, इफ अगर जीरोस एक्चुअल वैल्यूज दिए हैं तो हम क्या करेंगे, हम तीनों जीरोस अज्यूम करेंगे इन्फिनिटी पे इक्वल करने के लिए. और उसके बाद आपको क्या याद रखना है मालूम, उसके बाद आपको और एक पार्ट याद रखना है, ये आप ऑफिस पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने लिखा है इसमें कि अगर जो हमारे पोल्स और जीरोस का एडिशन, नंबर ऑफ रूट्स का एडिशन अगर ऑड आता है, हम तीनों जो इन्फिनिटी में अज्यूम किए उसमें से कोई भी एक जीरो को नेगेटिव एक्सेस पे रखेंगे, नेगेटिव रियल एक्सेस पे अज्यूम करेंगे. अगर हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा और एक जीरो होता तो मेरे रूट्स कितने हो जाते, 1 2 3 प्लस 4, मतलब 3 पोल्स और एक जीरो, तो मेरे 4 रूट्स होते. तो इट इज इवन नंबर. तो मैं सिंपली कुछ नहीं करता, सिंपली मेरे तीनों जो जीरोस जो मैंने लिए है अज्यूम किए वो तीनों पॉजिटिव इन्फिनिटी पे रहते हैं. उसके बाद हम चेक करते हैं हमारा रूट लोकस कहाँ पे आएगा. रूट लोकस कहाँ पे आएगा, उसका सिंपल तरीका है, जो इमेजिनरी एक्सेस बनाओ, रियल एक्सेस बनाओ. उसके बाद जितने पॉइंट्स मैंने बताया मार्क करो. सबसे पहले पोल्स मार्क करो, इट इज ईजी. 0 पे मार्क किया हमने, -2 पे मार्क किया और -4 पे मार्क किया. ये होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जीरो जो हमने अज्यूम की है एट इन्फिनिटी, रियल पॉजिटिव रियल एक्सेस से मैंने 2 जीरोस लिया हो, Z2 एंड Z3 इन्फिनिटी पे. और यहाँ पे मैंने आपको दिखेगा कि नेगेटिव रियल एक्सेस पे एक अज्यूम किया 0 1 Z1 एट इन्फिनिटी. अब क्या करना है हमें, कहाँ पे रूट लोकस प्रेजेंट होगा कैसे चेक करेंगे हम. सबसे एंड में लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेगेटिव रियल एक्सिस, सबसे एंड में जो मेरा रूट रहेगा, या फिर वो रूट या फिर जीरो हो या फिर पोल हो, मैं उस पर जाऊंगा. उसके बाद कितने पोल्स और कितने जीरोस आ रहे हैं उस सबका एडिशन करूंगा. अगर मेरा नंबर ऑड है तो मेरा रूट लोकस प्रेजेंट होगा कब तक, नेक्स्ट पोल तक. अगर मेरा नंबर इवन है तो मेरा रूट लोकस नहीं प्रेजेंट होगा कब तक, नेक्स्ट पोल तक. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चेक करता हूँ Z1 के बाद कितने रूट्स आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 5. कितना हुआ, 5 इज अ ऑड नंबर, तो मेरा रूट लोकस प्रेजेंट टिल द नेक्स्ट रूट P3. अब P3 में चेक करूंगा मैं क्या बच रहा है, 1 2 3 4.
अब मेरे कितने रूट्स बचे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 4। तो मेरा रूट लोकस प्रेजेंट नहीं होगा कब तक, नेक्स्ट रूट तक। दैट इज अभी यहाँ पे जो रूट है वो है पोल है। सेम गोज फॉर अगेन 1 2 3, नंबर इज ऑड, नंबर ऑफ रूट्स आर ऑड, सो मेरा रूट लोकस प्रेजेंट होगा नेक्स्ट पोल तक। ऐसे मैंने पता किया कि मेरा रूट लोकस कहाँ प्रेजेंट होगा। ये पार्ट हुआ। ये पार्ट आप लोग को जरूरत नहीं है, मतलब अभी अभी हमें जरूरत नहीं, कि अभी हमें जो है सिर्फ इसका 3 ही मार्क्स है, तो जितना फास्ट बना सकते हैं हम बना सकते हैं। ये पार्ट कुछ नहीं, सिंपली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पोल्स में होता है और हमारा एंडिंग पॉइंट हमेशा जीरोज में होता है, वो बता रहा है। फिर डायरेक्ट आइए हम असिम्प्टोट्स में। असिम्प्टोट्स में हमको सिंपली नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स चेक करना है। नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स में आप लोग जो अज्यूम किए वो जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ पोल्स एंड माइनस एक्चुअल नंबर ऑफ जीरोस। एक्चुअल नंबर ऑफ पोल्स मेरे 3 थे, माइनस एक्चुअल नंबर ऑफ जीरोस मेरे 0 ही थे, तो मेरा आंसर मुझे 3 मिला। उसके बाद मैं सेंट्रोइड कैलकुलेट करूंगा। सेंट्रोइड कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस अपॉन पी माइनस जेड। अब यहाँ पे हमारे जीरोस तो एक भी नहीं थे, तो डायरेक्ट समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल ही लूंगा मैं, -2 -4 प्लस 0 अपॉन, नीचे भी सिर्फ 3 आएगा मेरा। मेरा आंसर मिलता है -2। मैं एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स में आऊंगा। एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स में कैसे निकालता हूँ मैं आपको सिंपल एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। ये हमेशा याद रखना है कि अभी हमको फटफट करना है, तो इतना पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं। अगर मेरा नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स 3 है तो ऑब्वियसली मेरा 3 एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स हो गए, दैट विल बी 60, 180 एंड 300। इफ माई नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स आर 2, तो मेरे सिंपली दो एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स रह गए, -90 एंड -270। फिर भी आपको चाहिए सिंपली चेक कर सकते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बताया यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम थीटा के का वैल्यू लेंगे। थीटा के इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला है एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने के लिए, थीटा के इज इक्वल्स टू 2k + 1 इंटू 180 अपॉन p माइनस जेड। यहाँ पे k का कहाँ तक रेंज होगा हमारा, k का रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, 0 से स्टार्ट होएगा, 0 से स्टार्ट होके बाद p माइनस जेड -1। अब p माइनस जेड मेरा 3 था, 3 - 1 मेरा 2, तो मैं कहाँ तक लूंगा, रेंज रहेगा 0 to 2, मतलब 0 1 2, सिंपली 3 ही हो रहा है वो। 10 के लिए आपको, जैसे मैंने फिर फॉर्मूला में ऐड करो तो आपको सेम चीज़ मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगा 60, 180 और 300। तो इतना पूरा कैलकुलेशन से आप बच सकते, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स के बाद एंगल ऑफ असिम्प्टोट डायरेक्ट θ0, θ1, θ2 डायरेक्ट हम ये वैल्यूज लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा सेम ही आएगा। उसके बाद हमारे ब्रांचेस, ये पार्ट भी हमको ज़रूरी नहीं है इसमें करने के लिए, सिंपली हमको पता है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि अगर ब्रांचेस कैसे मालूम पड़ता है। ब्रांचेस मतलब हमारे रूट लोकस कहाँ फैला हुआ है। अगर मेरा पोल ज़्यादा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस मेरे 3 हो गए, तो जितने मेरे नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे उतने मेरे नंबर ऑफ ब्रांचेस रहेंगे। अगर मेरा 0 ज़्यादा है पोल से, तो इतने नंबर ऑफ जीरोज है उतने नंबर ऑफ ब्रांचेस रहेंगे मेरा। सिंपल है, लेकिन ये स्टेप हमको अभी नहीं करना है CSD में। ये पार्ट्स भी मिस करना है हमको, एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सम नहीं है जो कॉम्प्लेक्स पोल और कॉम्प्लेक्स जीरो का सम होने वाला है। उसके बाद पार्ट आएगा हमारा ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट का। ब्रेक अवे पॉइंट हमारा कहाँ पे होता है, शॉर्ट में बता था, 2 एडजेसेंट पोल्स के बीच में हमें हमारा ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा। ब्रेक इन पॉइंट हमें हमारा 2 एडजेसेंट जीरोस के बीच में मिलेगा, ये हमको पता है ऑलरेडी। अब निकालते कैसे, अभी देखो ब्रेक अवे पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, हमारा रूट लोकस कहाँ प्रेजेंट है, हमारा रूट लोकस 0 से लेके -2 तक प्रेजेंट है और -4 टू -∞ तक प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो ये हुआ सिर्फ मेरा एडजेसेंट पोल्स, ये तो एक पोल हुआ, ये 0 हुआ, तो मेरा ब्रेक अवे पॉइंट ये वाले रूट लोकस में से मेरा ब्रेक अवे पॉइंट ही प्रेजेंट है, जो इसके बीच में होने वाला है। इसके बाद हम कहाँ पे प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज 1 + GS/HS इज इक्वल्स टू 0। सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन पहले भी किया है। ये कैलकुलेशन पूरा करने के बाद हमको k को एक साइड पर रख के बाकी सब टर्म्स को एक साइड पर डालना है। उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। डिफरेंशिएट करने के बाद हम dk/ds का वैल्यू 0 से उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमको हमारा s का वैल्यू मिलेगा। s का वैल्यू कोई भी हमेशा हम 2 वैल्यू मिलता है, अब उसमें हमको चेक करना पड़ता है कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे s का वैल्यू -0.84 मिला है और -3.1 मिला है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो मेरा जो रूट लोकस है वो -2 और -4 के बीच प्रेजेंट ही नहीं है, तो -3 वाला पॉइंट तो मैं ले ही नहीं सकता। तो मेरा रूट लोकस का जो मेरा ब्रेकअवे पॉइंट है दैट विल बी -0.84। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे हमारे इंटरसेक्शन में j ओमेगा एक्सिस में।
इंटरसेक्शन एंड जे में एक्सेस में हम क्या लिखेंगे कि हम सिंपल हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था उसको पूरा सॉल्व करने के बाद उसको यहाँ पे लेंगे, उसको यहाँ पे लेने के बाद राउ-थेरे क्राइटेरिया करेंगे। राउ-थेरे क्राइटेरिया इट्स सिंपल, एस क्यूब, अभी जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर रहेगा उसके हिसाब से आपको लिखना है एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस वन, एस जीरो। उसके बाद क्या हुआ, एस क्यूब में जितने भी और हमारे ऑड वेरिएबल्स है उससे कोएफिशिएंट्स लिखे गए। ऑड वेरिएबल फॉर एग्जांपल इस एस क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, उसके बाद एस रेज टू 1 का कोएफिशिएंट है 8। एस स्क्वायर में क्या लिखूंगा, इवन नंबर से कोएफिशिएंट लिखूंगा। एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6 और एस रेज टू 0 का कोएफिशिएंट है k। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 को 8 से, k को 1 से, मतलब कैसे करेगा इसको, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 6 इंटू 8 माइनस के इंटू 1 अपॉन फर्स्ट कॉलम का लास्ट टर्म। अभी यहाँ पे बात करें तो लास्ट टर्म हमारा ये आएगा, फर्स्ट कॉलम का लास्ट टर्म ये आपका आया, यहाँ पे लिखा है मैंने लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो -6 है, तो ये मेरा आंसर है। इसके बाद अब क्या करना है, सेम वापस आगे के नीचे फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा बल्कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 लिखेंगे। ये 0 कैसे लिखे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करते आपको यहाँ पे आंसर 0 ही आने वाला, लेकिन आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे S0 फाइंड आउट करने के लिए आपको बता दो, S0 आपको एक शॉर्ट वे में बता दो कि S0 हमेशा जो मेरा सेकंड कॉलम का ये लास्ट टर्म जो रहेगा यहाँ पे वो ही आने वाला है मुझे यहाँ पे, चाहे वहाँ पे कुछ भी हो, 20 प्लस के हो, आगे देखिए सब में 20 प्लस के हो कुछ भी हो, डायरेक्टली S0 में मेरा वही पार्ट आने वाला है। पता है तो आपको, फिर भी सॉल्व कैसे करे कैसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा होल टर्म को मैंने x एज्यूम किया, अगर ये पूरा होल टर्म को मैंने x एज्यूम किया तो मैंने क्या, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, ये x इंटू के माइनस 6 इंटू 0, यहाँ पे कुछ टर्म मैंने 0 एज्यूम, 0 होगा यहाँ पे, तो -6 इंटू 0 दैट विल बी 0 अपॉन फर्स्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, x मतलब ये टर्म आ रहा है जिसको मैंने x एज्यूम किया, तो x कैंसिल करके मुझे k ही मिलने वाला है, तो डायरेक्टली हम ये आंसर लिखते k ही लिख लेते। इसके बाद का पार्ट होता है कि हमको चेक करना है कि हमारा सिस्टम या नॉर्मली हमारा जो सिस्टम होता है रूट लोगोस में दैट विल बी ऑलवेज मार्जिनली स्टेबल। तो हमारा मार्जिनली स्टेबल होने के लिए हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ऐसा कौन सा टर्म है जो 0 हो सकता है। 1 not possible because it is an independent variable, 6 also not possible, 48 minus k upon 6 यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज k। इफ k के हेल्प से मैं मेरा जो ये वाला टर्म है इसको 0 कर सकता हूँ, तो कैसे करूंगा मैं उसको, 48 माइनस k अपॉन 6 को इक्वेट करूंगा 0 से, तो मुझे मालूम पड़ेगा k मार्जिनल मिलेगा मुझे, मतलब ऐसा वैल्यू ऑफ k जहाँ पे मैं ये पूरे इक्वेशन को 0 कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी k मार्जिन अगर मैं कुछ 48 ही लेता हूँ तो 48 माइनस 48 विल बिकम 0 एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 0, सो मुझे मेरा k मार्जिन मिल गया। अभी यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैंने क्या लिखा आगे। इसके बाद का पार्ट हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन का सिंपली आपको एक ही मेथड है, टेक द अबाव रो ऑफ k मार्जिनल। k मार्जिनल को जो हमने कहाँ से लिखा है, ये लास्ट टर्म से लिखा है k मार्जिनल, उसके अबाव का रो क्या है 6k लिखा। अब यहाँ पे 6 का कौन सा वेरिएबल क्या था, 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस k का वेरिएबल क्या था s रेज टू 0। s मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो ये कैसा है, s रेज टू 3, s रेज टू 2, s रेज टू 1 एंड s रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, तो यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ 6x स्क्वायर प्लस k, ये मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। अब मैं यहाँ पे जो k का वैल्यू है दैट विल बी, आई विल पुट द k मार्जिनल वैल्यू जो मुझे मिला यहाँ पे 48 मिला मुझे यहाँ पे। उसके बाद इसको इक्वेट करूंगा कैल्सी में और मुझे मेरा जे ओमेगा क्रॉसिंग मिल जाएगा प्लस और माइनस j 2.82। ये पार्ट होने के बाद सिंपली हमारा रूट लॉग्स बनाना चालू करेंगे। रूट लॉग्स बनाने का फर्स्ट टेक्निक हमारा इमेजिनरी एक्सेस रियल एक्सेस बना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप विल बी जितने मेरे पोल्स है उसको मार्क करूंगा। पोल 1 यहाँ पे 0 पे था, -2 पे, -4 पे। उसके बाद जो मैंने इमेजिनरी लिया था इमेजिनरी जीरोस को मार्क करेगा। अभी यहाँ पे मैंने दो कैसे जैसे बताया था कि अगर मेरे पूरा रूट्स ऐड करके रियल पोल्स और रियल रूट्स को रियल पोल्स और रियल जीरोस को ऐड करके अगर मुझे कोई ऑड नंबर मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, कोई भी एक जो मैं अज्यूम किया हो मैंने 0 इन्फिनिटी पे वो नेगेटिव होगा, या फिर सब मेरे जीरो जो मैंने अज्यूम किया इन्फिनिटी पे दैट विल बी पॉजिटिव। तो मेरे यहाँ पे मैंने 3 अज्यूम किया था जीरोस इक्वल करने के लिए, तो आपसे 2 जीरोस जो है मेरे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे है और एक 0 जो है मेरे
नेगेटिव इन्फिनिटी पे रखा हुआ मैंने, क्योंकि जब मैंने ऐड किया था एक्चुअल पोल्स मैंने सिर्फ थ्री ही थे, बट इट वॉज अ ऑड नंबर। इतना पार्ट होने के बाद सबसे पहले हम सेंट्रोइड मार्क करेंगे। सेंट्रोइड मार्क किया हमने, जो हमको मिला था वैल्यू 2 -2। -2 के बाद हम हमारे एंगल्स लिए थे, तो यहाँ से 60 डिग्री एंगल में एक लाइन बनाया, थीटा 0 यहाँ पे लिख रहा है आपको 60। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन 180 सेम लाइन रहेगा, थीटा 1 = 180। उसके बाद यहाँ से तीसरा लाइन बनेगा मेरा थीटा 2 = 300 डिग्री। ये हुआ। ये होने के बाद हम हमारा ब्रेकअवे पॉइंट मार्क करेंगे। ब्रेकअवे पॉइंट हमारा मार्क हुआ, जो हमने वैल्यू लिखा था, जो हम दो ब्रेकअवे पॉइंट मिले थे, -0.84 और 3.15। 3.15 तो प्रेजेंट ही नहीं था यहाँ पे रूट लोकस प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे वो पॉइंट मार्क किया। वो पॉइंट मार्क करने के बाद आपको इमेजिनरी एक्सेस में आपके जे ओमेगा क्रॉसिंग अगर गिवन है तो आप वो जे ओमेगा क्रॉसिंग को मार्क करोगे। जे ओमेगा क्रॉसिंग को मार्क करके हो गया तो आप फ्रेंच कर्व या हाथ की मदद से ऐसे लेके ऐसे आप रूट लोकस बना सकते हो। आपका नॉर्मली आप आई विल सजेस्ट यू दैट यू विल यूज फ्रेंच कर्व। इतना पार्ट हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा 3 मार्क्स कंप्लीट हुआ। ये हमने रूट लोकस बना दिया अनकम्पनसेटेड सिस्टम के लिए। ये हमारा पहले का CS1 का पार्ट था कि इतना पार्ट तो हमें इसमें करना ही है। हमारा पहले 10 मार्क का सम था, लेकिन अभी इतना पार्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट इतना करके रखना ही है। अब एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली एक लैग के सम पे आ जाते हैं फाइंड आउट करने के लिए। हम बाकी भी सम देखेंगे, पहले हम लैग देखते हैं, लैग, फिर उसके बाद उसका PI देखेंगे, फिर लीड, फिर PD, फिर दोनों का साथ में देखेंगे, ठीक है। तो अभी लैग का सम है, अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम विद फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन by k upon s+1, s+2, s+10 is operating with a closed loop response that has a damping ratio of 0.174. Design a lag compensator to improve the ESS by a factor of 10. अभी यहाँ पे सम आपको कैसा दिया रहेगा, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि लैग कंपनसेटर एंड PI कंपनसेटर हमारा एक स्टेप रेस्पॉन्स में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हमारा स्टेप रेस्पॉन्स कौन सा है, एक होता है उसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एक होता है उसका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो हम जो हमारे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है उसको हमको जो कंपनसेट या फिर उसको हम कुछ भी चेंजेस करना होता है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में हमारा कौन सा पार्ट आ गया, सेटलिंग टाइम आ गया, परसेंटेज ओवरशूट आ गया, डैम्पिंग रेशियो आ गया, ये सब पार्ट जो आ गया वो चीज़ हम इम्प्रूव करते हैं किसके मदद से, लैग कंपनसेटर या फिर PI की मदद से। और ESS में सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, लैग कंपनसेटर हम इस्तेमाल करते हैं स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स इम्प्रूव करने के लिए। लीड कंपनसेटर और PD कंपनसेटर हम लोग ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। अभी यहाँ पे जो सम दिया है, सिंपली अगर आपको कहाँ पे लिखा है नहीं कौन सा कंपनसेटर इस्तेमाल करना है, आप चेक करना है कि आपको इम्प्रूव क्या करने बोला है। इफ दे हैव सेड दैट यू हैव टू इम्प्रूव ESS, दैट मीन समझ जाना इधर मुझे PI इस्तेमाल करना है या फिर लैग कंपनसेटर इस्तेमाल करना है। नॉर्मली अगर PI का सम होगा तो पर्टिकुलरली मेंशन होगा कि यू हैव टू यूज अ PI कंट्रोलर, या फिर कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो डायरेक्टली लैग कंपनसेटर के थ्रू जा सकते हो। इतना पार्ट होने के बाद हम डायरेक्ट ये सम में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये पार्ट बहुत फास्ट किया है कि हमने पूरा उतना डिटेल में रूट लोकस का पूरे कैलकुलेशंस किए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 3 मार्क्स का है तो हम उतना ही पार्ट करें, ज़्यादा पार्ट करेंगे नहीं। सबसे पहले हमने डायरेक्ट हम पता चला कि हमारे से बस एक्चुअल पोल से मेरे 3 है और एक्चुअल जीरोस मेरे 0 है, ऊपर कुछ भी नहीं है। पोल्स मैंने फाइंड आउट किए मेरे, इसको इक्वेट किया 0 है तो -1, -2 एंड -10 यहाँ पे बताया। अब रूट लोकस मेरा कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ ये पार्ट में प्रेजेंट होगा। सेम अगर चेक करना है आपको कैसे पता करना है, तो सेम लास्ट पोल में जाना, लास्ट पोल के बाद अगर कितने भी अगर इवन नंबर्स के रूट्स बचे हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल अभी ये अगर मैं लास्ट पोल अज्यूम कर रहा हूँ, इसके बाद कितने रूट्स बचे, रूट्स मतलब क्या होता है, आइदर पोल्स और जीरोस को हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो अगर 2 ही पोल्स है हमारे, फिर अगर जीरोस भी होते हैं कुछ भी, तो भी हम उसको काउंट करेंगे। कितने रूट्स बचे वो चेक करना है, कितने पोल्स है कितने जीरोस वो नहीं चेक करना है। अभी यहाँ पे कितने बचे, 2 मतलब इट्स इवन नंबर, तो मेरा रूट लोकस विल नॉट बी प्रेजेंट टिल द नेक्स्ट रूट आइदर इट मे बी अ 0 और इट मे बी अ पोल। उसके बाद मैं 2 पे आ गया, 2 के बाद मैं चेक करूँ कितने रूट्स बचे, एक ही रूट बचा, एक ही पोल है, इट इज अ ऑड नंबर, 1 इज अ ऑड नंबर, तो मेरा रूट लोकस प्रेजेंट होगा नेक्स्ट रूट तक, नेक्स्ट पोल तक। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमको पता चलता है कि ब्रेकअवे पॉइंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि ब्रेकअवे पॉइंट 2 एडजेसेंट पोल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इतना पार्ट हमको यहाँ से मालूम पड़ेगा, पूरा हमें लिख के बताने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डायरेक्टली हम अजम्पटोड से कैलकुलेशन में आ जाएंगे। अजम्पटोड कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ अजम्पटोड्स। जैसे ही नंबर ऑफ अजम्पटोड्स मिल गया मेरे को 3 - 1, तो यहाँ पे आप लोग समझ में आना एंगल ऑफ अजम्पटोड्स मेरा क्या होने वाला है,
60, 180 और 300 पहले समझ जाना। उसके बाद हम सेंट्रोइड का कैलकुलेशन करेंगे। सेंट्रोइड का बेसिक फॉर्मूला समेशन ऑफ रियल पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल जीरोस अपॉन पी माइनस जेड। यहाँ पे सेम जीरो से एक भी नहीं है तो डायरेक्ट मैंने सिर्फ समेशन ऑफ रियल पोल्स लिया हो, -2, -1 -10 अपॉन पी माइनस जेड, दैट वाज माय 3। ये मुझे आंसर मिला मेरा सेंट्रोइड का -4.33। इसके बाद मैं आ जाऊंगा एंगल ऑफ असिम्प्टोट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता देगी। फास्ट करना है हमको तो डायरेक्टली हमने लिख दिया यहाँ पे, ये फॉर्मूला है, लेकिन हमारा एंगल ऑफ असिम्प्टोट 60, 180 और 300 आने वाला है। अब मेरे से मैंने बोला कि यहाँ पे दो एडजेसेंट पोल्स है, मतलब ब्रेकअवे पॉइंट प्रेजेंट रहेगा, तो मैं डायरेक्ट ब्रेकअवे पॉइंट की कैलकुलेशन करूंगा। दिस इज माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। इसको इक्वेट करूंगा जीरो से। सेम कैल्सी में करना है, पहले ये इक्वेशन को आप ऊपर लेके जाके पूरा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको के को एक पार्ट एक साइड पर रख के बाकी पूरा टर्म को अनदर साइड ऑफ इक्वल साइन के लेके आना है। वो लेके आके हुआ तो आप उसको पूरा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। उतना पार्ट हुआ, ऐसे आपको ये मिला। अब डी के बाई डी एक्स को आप जीरो एज्यूम करके इसे ये वैल्यू कैल्सी में डाल के अब आपके ब्रेकअवे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मिला मुझे। अब 2 मिलने के बाद -1.48 और -7.18 यहाँ पे चेक करना है मैं रूट लॉगस -2 और -10 के बीच प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो -7 वाला ब्रेकअवे पॉइंट वाला ले ही नहीं सकता हो। तो मेरा ब्रेकअवे पॉइंट कौन सा वैलिड हुआ -1.48। अब इसके बाद मैं पार्ट में आ जाऊंगा जियोमेट्रिक क्रॉसिंग। जियोमेट्रिक क्रॉसिंग मैंने बताया, इट इज सिंपल। फास्ट कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ। अब हम टर्म पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि जियोमेट्रिक क्रॉसिंग के लिए कौन सा इक्वेशन से मैं जियोमेट्रिक राउथर क्राइटेरिया बनाऊंगा। सबसे ये वाला इक्वेशन जो हम पूरा सॉल्व करने के बाद के को उस तरफ भेजने से पहले जो मेरा इक्वेशन है ना, वो वाले इक्वेशन को मैं अज्यूम करूंगा मेरे राउथर क्राइटेरिया के लिए। यहाँ पे सेम सबसे हाईएस्ट ऑर्डर एस क्यूब है, तो एस क्यूब के हिसाब से आप S0 तक आप ये बनाओगे, टर्म बनाओगे। उसके बाद सेम एस क्यूब में जितने भी ऑड नंबर्स के वेरिएबल्स है उससे कोएफिशिएंट लिखेंगे। एस क्यूब में 1 है, S⁻1 में 32 है, वो लिख दिया। एस स्क्वायर में मैं इवन नंबर्स और वेरिएबल्स के वो टर्म लिखूंगा। एस स्क्वायर में 13 है, और ये पूरा 20 प्लस के ब्रैकेट में S⁻0 है, तो S⁻0 का टर्म क्या हुआ मेरा 20 प्लस के। सेम 20 प्लस के मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाय 32 अपॉन फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट इज 13, और मैंने ये चीज यहाँ पे लिखा हो। और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका 0 ही आने वाला है, क्योंकि आपका 3 टर्म्स नहीं है, आगे कोई टर्म नहीं है। अगर S⁻4 होगा ना तो आपको यहाँ पे टर्म मिलेगा, लेकिन याद करो नॉर्मली यहाँ पे आपको S⁻0 के S⁻3 का टर्म ही आ रहा है, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 लिखे। और मैंने आपको बताया कि ये पूरा ऑफिस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली जो भी यहाँ पे लिया है। पिछले बार यहाँ पे के था, यहाँ पे जो भी 20 प्लस के है अभी, तो आप डायरेक्टली S⁻0 में 20 प्लस के लिख दोगे। अभी हम के मार्जिनल कैसा निकालेंगे? के मार्जिनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है चेक करेंगे कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये 1 इज इंडिपेंडेंट, 13 इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास के है, इट विल बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी ये इक्वेशन को मुझे 0 करना है, तो मैं इसको इक्वेट करूंगा 0 से। यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुआ है कि -32 × 18 है, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आने वाला है, तो -396 है। तो अगर -396 है वहाँ पे, तो मुझे उसको इक्वेट करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे +396 लेना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे वैल्यू जो गलत है, 396 लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा, +396 -396, दैट विल बी कैंसल्ड आउट एंड इट विल बिकम 0, और ऑब्वियसली एनीथिंग रेज टू 0 इज 0। तो मुझे मेरा के मार्जिनल मिल गया, दैट विल बी +396। ये आप लोग करेक्ट कर लेना, +396। उसके बाद मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन, सिंपल ऑक्सिलरी इक्वेशन, द रो अबाउ माई के मार्जिनल ये था मेरा, तो उसके रो अबाउ क्या हुआ 3 था, 13s²। 13 यहाँ पे आप यहाँ से चेक कर लेना, 13 लिखा है। 13 का क्या था वेरिएबल, 13s²। उसके बाद 20 प्लस के S⁻0 है उसका, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। S⁻0 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 13s² प्लस 20 प्लस के इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे आप के मार्जिन का वैल्यू डालेंगे, इट वाज माय पॉजिटिव 396, यहाँ पे मैंने करेक्ट डाला है, तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा 13s² प्लस 416 टोटल वैल्यू। इसको मैं कैल्सी में इक्वेट करूंगा तो मुझे मेरा जियोमेट्रिक क्रॉसिंग मिल जाएगा, S इक्वल्स टू +/- इसके बाद का जो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हमारा एक्स्ट्रा आता है CSD में, डिजाइन रिक्वायरमेंट के लिए। हम क्या इसमें हमें एक जीटा लाइन बनाना होता है।
जीटा लाइन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको नॉर्मली आपको उसका एंगल याद होना चाहिए। तो आपने ये पहले ही कहा, CS1 ने पढ़ा है कि थीटा का एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा इक्वल्स टू जीटा, ये फॉर्मूला है। जीटा का फॉर्मूला है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, आपको डैम्पिंग फैक्टर जीटा जो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 0.174, उसी को आप लोग यहाँ पे डाल के आप वो एंगल निकालोगे, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.174। आपको क्या वो एंगल का वैल्यू देगा, दैट इज 79.86। और आपको उसको होलली अज्यूम कर, होलली आप उसको ये करेंगे तो आपको काउंट करें तो आप डायरेक्ट उसको 80 डिग्री लेंगे, इतना वैल्यू को, ठीक है, हम डायरेक्ट 80 डिग्री ले लेंगे उसको। इतना पार्ट समझ में आया? इतना पार्ट पर समझने को सेम बेसिक रूट लोकस बनाना है हमको। फर्स्ट सब जीरो पोल्स मार्क करने के बाद रूट लोकस बनाने के बाद, रूट लोकस बन गया मेरा सेंट्रॉइड सब ऐड करने के बाद, इसके बाद का स्टेप क्या है? पूरा रूट लोकस बनने के बाद आपको बता रहा हूँ। उसके बाद का जो एडिशनल स्टेप जो पिछले इसमें नहीं था, वो था कि हम जो एंगल हमें मिला है 80 डिग्री, क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्टर रखना है, आपको इस साइड से 80 डिग्री मेजर करना है। अब मार्क करने के बाद आपको एक लाइन बनाना है, उस लाइन को फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पर्टिकुलर लाइन 80 डिग्री में जो क्रॉस हो रहा है, वो होने के बाद जो पॉइंट हमारे रूट लोकस को इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हमारा होगा डोमिनेंट पोल लोकेशन। वो पॉइंट हमारा डोमिनेंट पोल लोकेशन होगा और आपको उसको ग्राफ में से उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखूंगा तो ये मेरा आ रहा है 3.9, और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, ये लाइन को आप चेक करेंगे तो इट विल बी शायद 0.7। लेकिन हम लोग ने एक्चुअल में यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो सम था मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में, वो टेक्स्ट बुक का वैल्यूज वापस लिया क्योंकि मुझे मेरा आंसर वेरीफाई करना था। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको याद रखना कि आप पास कभी भी सम परफेक्ट आंसर आने वाला नहीं, क्योंकि हम ग्राफ से भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ह्यूमन एरर बहुत होता है और उसके वजह से हमारा वैल्यूज नज़दीक आएंगे हमारे आंसर के, लेकिन प्रॉपर आंसर, परफेक्ट आंसर हमारा कभी आ नहीं पाएगा। तो उसका कोई ज़रूरत नहीं, आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू आता है उसके थ्रू ही आगे बढ़े। लेकिन मुझे मेरा आंसर वेरीफाई करना था, बल्कि जो बुक में था वही मैंने SD पॉइंट का लिया है। बुक में यहाँ पे वो 6 पे था और ये 3.9 के बजाय 3.8 पे था, यहाँ पे था मतलब वो पॉइंट। इतना हो गया मेरा। इतना होने के बाद मेरा आगे कैलकुलेशन आता है। आगे का कैलकुलेशन में डोमिनेंट पोल निकालना होता है। डोमिनेंट पोल सिंपली मैंने कैसे निकाला, SD जो मेरे ग्राफ से मिला है -0.6 प्लस J3.8, ये हुआ मेरा डोमिनेंट पोल। अब आपको क्या करना है, आपको ना हमारा जो K का वैल्यू है, यहाँ जो K का वैल्यू है ट्रांसफर फंक्शन में, वो K का वैल्यू निकालना है। वो K का वैल्यू हम कैसे निकालते, सिंपली मॉड्यूलस ऑफ J ट्रांसफर फंक्शन, वहाँ पे हमको S का वैल्यू जो है हमारा SD एज्यूम करना है। जो जहाँ पे हमारा S का वैल्यू था वहाँ पे हमको SD एज्यूम करना है, इक्वल्स टू 1, इक्वेट करना है उसको 1 से। तो क्या आएगा, हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या था, K अपॉन, यहाँ पे अब क्या करना है, इससे पहले एक स्टेप ऐड कर देना आसानी के लिए, K अपॉन S+1, S+2 और S+10, वो था आपका एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मैंने बोला S के जगह पे आपको SD का वैल्यू डालना है। SD का वैल्यू आपको मिला है यहाँ पे, वो SD का वैल्यू आप लिखे -0.6 J3.8 प्लस 1 -0.6 J3. वैसे आपने पूरा लिखा इक्वल्स टू 1। उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। मैग्नीट्यूड नॉर्मली आप इसके मैग्नीट्यूड सबको निकालने हैं, आप कैल्स के थ्रू हेल्प के थ्रू भी निकाल सकते हो, या फिर क्या करना है, जो हमको जो वैल्यूज आता है इसमें, जो वैल्यूज पड़ेगा उसको स्क्वायर रूट में डाल के जो भी हमारा पॉइंट आता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रियल पार्ट का स्क्वायर है और ये इमेजिनरी पार्ट जो मेरा आता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैं एक बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। -0.6 और ये इसको तो हम ऐड नहीं कर सकते, ये इसके साथ में J है, -0.6 और +2, माइनस प्लस क्या होगा मेरा यहाँ पे, माइनस प्लस मेरा प्लस हुआ और माइनस प्लस मेरा माइनस हुआ, तो 2 - 0.6 करें तो मुझे आंसर मिलेगा 1.4। तो अब मेरा रियल पार्ट का स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 1.4 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज 3.8 स्क्वायर। वैसे ही आपको बाकी दोनों का भी करके K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी हमको जो हमारा एक्चुअल में गेन है, ये गेन मिल गया। ये गेन मिलने के बाद आपको अभी अनकम्पनसेटेड सिस्टम का एरर फाइंड करना है कि उसका एरर कितना है, क्योंकि अभी हमको क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन में हमने लैग कंपेरेटर क्वेश्चन में क्या दिया है कि इम्प्रूव द एरर बाय द फैक्टर ऑफ 10। ये अगर हमको फैक्टर बाय द फैक्टर ऑफ 10 इंप्रूव करना है तो हमको पहले हमारा प्रीवियस एरर तो मालूम होना चाहिए। इसके लिए हम अनकम्पनसेटेड सिस्टम का एरर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला है हमारा। अभी ये स्टेप, जैसे कि हमारा स्टेप रेस्पॉन्स है तो हम KP निकालेंगे।
KP क्या है हमारा, लिमिट s टेंड्स टू जीरो, लिमिट s टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अभी यहाँ पे मेरे को पहले आपको बता दें कि मैं यहाँ पे KP क्यों ले रहा हूँ। अगर आपको ये ऑलरेडी पता होगा, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि अगर हमारा सिस्टम टाइप जीरो का है, टाइप जीरो टाइप वन, आपको टाइप टू कैसे पता करना है, जो मेरे पॉइंट्स, अगर मेरे कोई भी पोल्स ओरिजिन पे रह गए, जितने नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे उतने टाइप ऑफ सिस्टम रहेगा मेरा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओरिजिन पे अगर मेरा एक पोल है तो मेरा टाइप वन सिस्टम हुआ, दो पोल है टाइप टू सिस्टम हुआ, तीन पोल है टाइप थ्री हुआ, नॉर्मली टाइप टू तक ही जाता है। अगर कोई भी पोल नहीं है मतलब द सिस्टम इज टाइप जीरो सिस्टम, और टाइप जीरो सिस्टम में जब हम एरर फाइंड आउट करते हैं तो हम KP ही एज्यूम करते हैं। टाइप वन में आप KV एज्यूम करेंगे, लेकिन टाइप जीरो के लिए आप KP ही एज्यूम करेंगे। तो इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, सिंपली आप याद रखना कि टाइप जीरो सिस्टम मतलब क्या होता है कि अगर हमारे ओरिजिन पे अगर एक भी जीरोस प्रेजेंट नहीं है तो वो मेरा टाइप जीरो सिस्टम होगा, और मैं उसको KP के थ्रू ही फाइंड आउट करने वाला हूँ। KP का वैल्यू सिंपली लिखा मैंने अभी यहाँ पे, लिमिट s टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एच ऑफ एस। ये पूरा CS का पार्ट है तो आप लोग को याद रहेगा, लेकिन फॉर्मूला सिंपल है, लिमिट s टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अब लिमिट s टेंड्स टू जीरो लिखा आपने, यहाँ पे आपको जो k का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, सेम ट्रांसफर फंक्शन है, यहाँ पे बस आपने k के बदले उसका एक्चुअल गेन का वैल्यू लिखा है। और यहाँ पे s टेंड्स टू जीरो मतलब जहाँ पे जहाँ s था हमने उसको जीरो एज्यूम किया है। मेरा वैल्यू मिला, मुझे मेरा KP का वैल्यू मिल गया। KP का वैल्यू मिलने के बाद मैं ESS निकालूंगा। ESS का फॉर्मूला क्या है मेरा, 1/1 प्लस KP, ऑलरेडी हो चुका है CS1 में, 1/1 प्लस KP। तो मेरा वैल्यू है ESS का, मेरे को मिला 0.11। ये मेरा अनकम्पनसेटेड सिस्टम का वैल्यू है 0.11। इसके बाद मेरे को डिजायर्ड क्या है, इस डिजायर्ड मतलब द फैक्टर ऑफ 10 से मेरे को उसको इंप्रूव करना है। तो अब मेरा ESS न्यू क्या होगा, कैसे फाइंड करूंगा मैं, ESS न्यू फाइंड करूंगा ESS ओल्ड अपॉन x। x का मतलब क्या है, x विल बी डिजायर्ड वैल्यू, मतलब जो फैक्टर दिया है वो लोग कि फैक्टर ऑफ 10 से उसको आप इंप्रूव करो, फैक्टर ऑफ 20 से आप उसको इंप्रूव करो। तो आप क्या करेंगे, ESS न्यू इज इक्वल्स टू ESS ओल्ड अपॉन x। यहाँ पे हमारा x हमारा फैक्टर ऑफ 10 दिया था तो मैंने उसको 10 लिखा। 10 लिखने के बाद मुझे मेरा ESS न्यू क्या मिला, अब मुझे ESS न्यू जो निकालना है विल बी 0.011। इतना हुआ। अब यहाँ से आपको सेम रिवर्स मेथड में जाना है, मतलब हमने पहले क्या किया था, हमने KP निकाला, KP के थ्रू ESS निकाला था। अभी आपने ESS न्यू निकाला, ESS न्यू के थ्रू आप KP निकालो, KP डिजायर्ड। आपको KP डिजायर्ड मिला, आपका KP डिजायर्ड क्या हुआ 8.9। इतना पार्ट हुआ। कैसे, सिंपल 1 प्लस ESS न्यू इक्वल्स टू 1/1 प्लस KP। यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल गया, डायरेक्ट आपको कैल्सी में सॉल्व करके भी आप यहाँ पे x डाल के आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं इसको इस तरह भेज के वो सब करके। इतना पार्ट हुआ। इतना पार्ट होने के बाद अभी यहाँ पे एक नया ऐड होता है अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं, यहाँ पे नॉर्मली अगर आपको अल्फा लिखा, ये वाला स्टेप है, अल्फा आपको लिखाना। अल्फा एक टर्म है, इसे हम फाइंड आउट करेंगे हमारा पोल्स और जीरोस कहाँ पे लोकेट होता है। तो अल्फा के लिए क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है KP डिजायर्ड, जो मेरा डिजायर्ड था, और मेरा KP अनकम्पनसेटेड, उसको लिखिए, उसका रेशियो होगा। KP डिजायर्ड मेरा कितना है 89.9, और KP अनकम्पनसेटेड मेरा कितना है 7.84। ये दोनों आंसर्स मुझे मिला। अब ये मिलने के बाद मुझे मेरा अल्फा मिल गया, इट इज 11.46। अब मैं चेक करूंगा मेरे कंपनसेशन के लिए मेरा पोल और जीरो कहाँ पे आएगा। अभी आपको यहाँ पे याद रखना है, लैग कंपनसेटर में हमेशा मेरा जो पोल होता है, पोल थोड़ा जीरो के आगे होता है, हमेशा एकदम स्लाइड। तो मैंने कहा लिया मेरा पोल, आपको हमेशा हर लैग के समय आपको पोल अज्यूम करना है 0.01। 0.01 पे आपको हमेशा आपका पोल अज्यूम करना है। उसके बाद आपको जीरो निकालना है, तो जीरो सिंपली क्या करना है आपको, अल्फा इंटू पोल, मतलब जो मेरा पोल है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना। या आप मुझे मेरा अल्फा मिले 11.46, ऐसे याद रहेगा तो आसान रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं KP डिजायर्ड, अगर आप वैसे भी कर सकते हैं, KP डिजायर्ड इक्वल्स टू KP अनकम्पनसेटेड इज इक्वल्स टू PC अपॉन ZC। वैसे अगर आपको इजी पड़ता है वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉलेज में वो मेथड दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से अपन एक टर्म याद रखेंगे अल्फा, फिर इस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेथड थोड़ा और इजी हो जाता है और याद रखने के लिए आसान हो जाता है। इतना पार्ट हुआ हमारा। सिंपली हमने बोला हर पोल के, हर लैग के सम के लिए हम पोल हमारा 0.01 में अज्यूम करेंगे।
0.01 में अज्यूम करने के बाद उसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया मुझे मेरा 0 मिलने के लिए। अब ये जो दो टर्म है 0.01 और 0.1146 ये मेरा आएगा कंपनसेटेड सिस्टम के लिए। अभी आपको क्या करना है, अब आपको कंपनसेटेड ट्रांसफर फंक्शन क्या मिलेगा, ये आपका एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ जो मैं बोलता हूँ ना एस प्लस जेड सी अपॉन एस प्लस पी सी, ये आपका यहाँ पे आपको ऐड मिल गया। मतलब जो आपको ऐड करना है, जो आपका डिजायर रिक्वायरमेंट है, मतलब आपका ई एस एस को 10 टाइम्स बढ़ाने के लिए, बाय द फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स इंप्रूव करने के लिए आपको ये चीज़ सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा, एस प्लस जेड सी अपॉन एस प्लस पी सी। इतना होने के बाद आपका अभी ये आपका नया ट्रांसफर फंक्शन मिल गया आपको पूरा सेम। अभी आपको मैं बता दूं, एक्चुअल में कुछ कुछ कॉलेजेस में बोला है कि इसको आपको पूरा वापस ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, सेम पूरा रूट लॉगस। ये आप देखो नॉर्मल आपको ये पहले ये ट्रांसफर फंक्शन आपका ये था, पहले का ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या था, ये ट्रांसफर फंक्शन था, इसके हेल्प से आपने पूरा रूट लॉगस बनाया। अगर आपके पास टाइम बचता है तो अब क्या करना है, नया ट्रांसफर फंक्शन जो मिला अभी मेरे को, मेरा अनकम्पनसेटेड सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन के हिसाब से आपको वापस नया रूट लॉगस बनाने का है, लेकिन उसमें ज़्यादा चेंजेस आने वाला नहीं है। लेकिन मेन आपको बताना क्या है कि आपका जो ESS है वो इम्प्रूव हुआ है। वो कैसे बताओगे आप लोग, पहले हम यहाँ नया KP वापस निकालेंगे। KP हमने ऑलरेडी पिछला निकाला था, लेकिन अभी हम इस सम के थ्रू निकालने वाले हैं। तो हमारा क्या हुआ, KP इक्वल्स लिमिट s टेंड्स टू 0, सेम फॉर्मूला। K का गेन हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था 156.88 प्रीवियसली। उसके बाद ये सब लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, s टेंड्स टू 0 जहाँ s था 0 किए एज्यूम किए, और मुझे 89.89 मिला। अब यहाँ पे चेक करना कि आपने पहले आप जो डिजायर्ड फाइंड आउट करने का था इसके थ्रू, फैक्टर ऑफ 10 के थ्रू, ये जो आपको एक्चुअल वैल्यूज चाहिए था, डिजायर्ड KP 89.9 था, मुझे यहाँ पे भी क्या मिला 89.89, वेरी क्लोज टू इट। उसके बाद ES इजिकल्स टू 1/1 प्लस KP किया मैंने 1/1 प्लस 89.89, तो मुझे मेरा आंसर क्या मिला 0.011। 0.011 मतलब क्या हुआ, सेम मेरा डिजायर्ड ESN क्या था 0.011। तो मेरा बाय ये सम जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट था वो मेरा वैल्यू मिल गया, थस वी गॉट द डिजायर्ड वैल्यू। आप सेकेंड कंपनसेटेड ग्राफ जो है नया वाला वो बनाते हैं नहीं बनाते, एक्चुअली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेम ही आएगा, बस आपको हल्का सा डोमिनेंट पोल जो नीचे आने वाला है। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट बताना है कि मेरा जो ESS है जो पहले था उससे वो इम्प्रूव हुआ है। ये कैलकुलेशन, एनालिटिकल जो कैलकुलेशन है वो आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को ये वाला सम समझ में आ रहेगा। इसी की तरह लैक के ऑलमोस्ट सब सम ऐसे ही है, सेम है। स्टेप्स हमारा पहले फर्स्ट और एक बार एक शॉर्ट में बता देता हूँ। रूट लॉगस बनाना है अनकम्पनसेटेड सिस्टम का, जैसे बनाएगा उसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हमारा SD डोमिनेंट पोल का लोकेशन। एक बार वो मिल जाता है हमको, उसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, हमारा गेन का एक्चुअल गेन का वैल्यू क्या है। गेन का वैल्यू क्या है मेरा K, मैं लैक कंपनसेटर के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे मुझे मेरा गेन का वैल्यू मिलेगा, अब मुझे नॉर्मली क्या निकालना होता है, ESS निकालना होता है, तो एरर कांस्टेंट निकालूंगा। एरर कांस्टेंट डिपेंड करता है जो आपका जो भी टाइप का सिस्टम रहेगा। नॉर्मली अभी टाइप 0 सिस्टम ही होता है, टाइप 1 सिस्टम होगा। फॉर इन केस अगर टाइप 1 सिस्टम दिया हुआ है तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, KP के बदले आप KV निकालोगे, KV। लेकिन आपको अगर उसमें भी इश्यू हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप KP के थ्रू भी कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, फॉर आपको आगे एक सम बता सकता था, मैं आपको एक सम भेजता हूँ उसमें KV के थ्रू भी किया हुआ है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। लेकिन नॉर्मली टाइप 0 सिस्टम का ही आता है, तो आपको नॉर्मली हमेशा KP ही निकालना होगा। सिंपली अगर KV भी दिया जा रहा है आपको, KV इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक s आएगा, बस s g of s h of s, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ES इज इक्वल टू 1/KV। अगर टाइप 1 सिस्टम का कोई सम दिया, टाइप 1 सिस्टम आई एम सेइंग दैट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा s भी हो तो, या फिर टाइप 0 सिस्टम में आपको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है। आपने क्या किया, एरर निकाला, वो एरर निकालने के बाद ये मेरा अनकम्पनसेटेड सिस्टम का एरर था। इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि मुझे डिजायर्ड एरर जो है वो आपने डिजायर एरर और डिजायर KP आपने फाइंड आउट किया। ये करने के बाद आपने अल्फा फाइंड आउट किया। अल्फा इसलिए फाइंड आउट किया कि मेरे नया कंपनसेटेड सिस्टम के लिए मेरे को कहाँ पे नया पोल और नया जीरो लोकेट करना होगा कि मुझे मेरा डिजायर्ड KP और डिजायर्ड ESS मिले। इसके थ्रू मेरे को ये मिला, उसके ऊपर डायरेक्ट मुझे मेरा कंपनसेटेड ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। कुछ कुछ कॉलेज में ये कंपनसेटेड ट्रांसफर फंक्शन को वापस रूट लॉगस बनाने बोला है, लेकिन वहाँ पे बस आपको इतना ही चेंजेस मिलेगा। लैक कंपनसेटेड में बता रहा हूँ कि आपका डोमिनेंट पोल जो है और नीचे आ जाएगा बस, और कोई चेंजेस आपको पूरे ग्राफ में मिलेगा। बोथ द ग्राफ विल बी आइडेंटिकल, बस यही चेंजेस आपको मिलने वाला है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट
कि मेरा इम्प्रूव हुआ है, मुझे मेरा डिजायर्ड केपी मिला है, मुझे मेरा डिजायर्ड ईएसएस भी मिला है, यहाँ पे मेरा सम खत्म होता है फॉर लैग कंपनसेटर।